हेलो एवरीवन। मैं आज एक सवाल डिस्कस पहले करना चाहूंगा अपनी बात रखने से पहले। तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। माना एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, लैमिनार फ्लो हो रहा है। मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया फ्लूइड का, जो एंटर कर रहा है यहां पर विद v1 वेलोसिटी, और इसका मास मैंने माना है dm। इसका मास मैंने माना है dm, तो इट हैज सम थिकनेस। इसकी थिकनेस को मैंने माना है कि वो थिकनेस है जो ये dt1 समय में चल देगा। तो dt1 समय में चल देगा, तो इस थिकनेस को मैंने ds बोला। और तो हमारे पास यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि ds की वैल्यू जो है वो v1 dt1 है, v1 dt1 है। अब यही लिक्विड, ऐसा तो नहीं कि ये लिक्विड यही रह जाएगा और यहां वाला बाहर निकलेगा, ये लिक्विड भी आगे जाएगा। ये लिक्विड थोड़े समय बाद यहां पर आएगा, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी को v2 माने तो इसकी थिकनेस भी बदल चुकी होगी। और इस थिकनेस को ds1 कहा, तो इसकी थिकनेस को ds2 कहा। तो ds2 जो होगा वो डेफिनेटली होगा v2 इंटू dt2। dt2 टाइम मतलब वो टाइम है जिसमें उसने ds2 थिकनेस चली है। ऑब्वियसली वेलोसिटी बदली है, तो वेलोसिटी बदलने से वो जो डिस्टेंस चलेगा वो अलग अलग चलेगा, और ds2 वो थिकनेस, यही मटेरियल को मैंने माना कि मूव कर रहा है। अब मैंने कहा कि इसे जनरल पॉइंट पर अगर हम इसको मानते हैं, फिर से हमने जनरल पॉइंट पर एक एलिमेंट लिया और लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, और इस समय इसकी थिकनेस जो है वो ds है। यही सेम मास यहां पहुंचा, तो डेफिनेटली वी कैन राइट ds इज इक्वल टू, ds की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आने वाली है v dt के बराबर। सब वेरिएबल है, ds इज इक्वल टू v dt। अब यही मास यहां था, यही मास यहां था, यही मास वहां है, तो आई कैन राइट dm की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी रो a1, इस पॉइंट का एरिया a1 माना, इंटू ds1। इस पॉइंट का एरिया a माना, तो इट इज रो a ds। और उस पॉइंट का एरिया a2 है, तो इट इज इक्वल टू रो a2 ds2। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन वी गॉट हियर, which is can be said equation of continuity also। इसको कहा जा सकता है, वही बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोले, या फिर मैं बोला कि यही डीएम मास आगे से आगे गया है। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन आ गई, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें अभी याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं लगाऊंगा न्यूटन्स लॉ। माइंड इट, आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। तो मैंने ये जो एलिमेंट कंसीडर किया था इसका एफबीडी बनाते हैं। भाई न्यूटन्स लॉ का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी बनाया तो इस पे यहां से प्रेशर मान लिया लग रहा था P, और यहां से प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा था लेट्स से वो P प्लस डीपी है। भले वो प्रेशर घट रहा हो या बढ़ रहा हो, मैथ्स कहती है कि आपको पहले से नहीं पता कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप तो उसको P प्लस डीपी ही मानिए, अपने आप सही आंसर आ जाएगा। घट रहा होगा तो डीपी कम्स आउट नेगेटिव। तो मैंने यहां से प्रेशर माना P है, वहां से प्रेशर माना P प्लस डीपी है, और इसका इस समय एक यहां पर नीचे फोर्स लग रहा है DMG, which is gravitational force। Let's say this angle, ये एंगल जो है वो थीटा है, जो यहां पर ये प्लेन जो है वो वर्टिकल से बना रहा है, ये एंगल जो है वो थीटा है इस समय। उसके अलावा यहां पर हर जगह से इधर इसके ऊपर नॉर्मल्स आ रहे होंगे, डीएन्स आ रहे होंगे, बहुत सारे नॉर्मल आ रहे होंगे। तो ये इसका एफबीडी बन गया। अब मैं इस एफबीडी से मैं क्या करता हूं, एफबीडी बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है न्यूटन्स लॉ का? वी हैव टू राइट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ लिखने की कोशिश करता हूं। इस छोटे से जगह पर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा, अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी, जिधर इसकी वेलोसिटी उधर की तरफ फोर्स देखे, उधर की तरफ फोर्स देखे, तो डीएन के कंपोनेंट तो आएंगे नहीं, डीएन तो परपेंडिकुलर है, पी तो पूरा का पूरा, और डीएमजी का एक कंपोनेंट आएगा। तो इस दिशा में यानी कि वेलोसिटी की दिशा में इसमें जो लगने वाला फोर्स है उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो क्या वो है P माइनस P प्लस डीपी इंटू एरिया। दिस इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एम आई राइट? और उसके अलावा एक फोर्स है माइनस DMG cos थीटा, DMG cos थीटा। तो क्या ये इस दिशा का फोर्स है? तो ये इस दिशा का अगर फोर्स है तो ये इस दिशा के एक्सीलरेशन के बराबर होगा, यानी DMAT। मैंने इसको AT इसलिए कहा क्योंकि ये वेलोसिटी के अलोंग का एक्सीलरेशन है, इसलिए इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नाम दिया, इसलिए मैंने इसको कहा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और ये नॉर्मल के कंपोनेंट्स हैं, और जो डीएमजी का नॉर्मल्स हैं, और डीएमजी का जो कंपोनेंट अलोंग द प्लेन आ रहा है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ रहा है, वो उसकी दिशा बदल रहा होगा। दिस आर बेसिक फंडामेंटल
टॉट इन न्यूटन्स लॉ कि कौन क्या कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो आई होप दिस इक्वेशन इज वेरी क्लियर। P माइनस पी प्लस डीपी ए माइनस डीएमजी कॉस थीटा इक्वल टू डीएमएटी। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, अब मैं यहां पर आ गया। अब मैं आगे अगली चीज जो यूज करने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसपे बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, उसका नाम है काइनामेटिक्स। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज काइनामेटिक्स। तो अब हम काइनामेटिक्स यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूं, क्या आई थी पीछे से, माइनस डीपी इंटू ए माइनस डी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएम इंटू एटी। मैंने उसको पार्टिकल माना है भैया, पार्टिकल माना है, और उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ से ये इक्वेशन हमारे पास आई। आई होप इट इज क्लियर। अब हम काइनेमेटिक्स क्या यूज करने वाले हैं, हमारे मास्टर जी ने सिखाया था, अगर सिखाया हो तो, कि वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है और एक्सीलरेशन आपका इधर की तरफ है, तो एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट, ये अगर थीटा है, एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, और एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो उसकी दिशा बदलता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो हम एक्सीलरेशन की वो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो वेलोसिटी के अलोंग है, जिसका नाम मैंने एटी दिया था, यानी ए कॉस थीटा जो होगा वो एटी के बराबर है, उसकी बात करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, माइनस डीपी इंटू ए डिवाइड बाई डीएम माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 80। क्या मैं 80 को लिख सकता हूं बाय द नॉलेज ऑफ काइनेमेटिक्स? कैन आई राइट इट? 80 इज नथिंग बट v dv by ds. कैन आई राइट v dv by ds? ds इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो dt टाइम में किया गया होगा, v dv by ds। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको लिखा माइनस dp 8 by dm माइनस g cos थीटा इज इक्वल टू v dv by ds। अब मैं ds को इधर लेके आया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस dp इंटू a अपॉन dm, ध्यान से देखिएगा, इंटू ds माइनस g cos थीटा इज इक्वल टू v dv। आई होप इट इज क्लियर। अब हम अगर पिछले पेज पे जाएं तो हमें यह पता था कि dm जो है वो रो ए ds के बराबर है। dm अगर रो ए ds के बराबर है, तो इस dm को रो ए ds के बराबर लिखा, तो ये बिकम्स माइनस dp बाई रो माइनस जी कॉस थीटा इज इक्वल टू v dv। Am I right? ये समझ में आया आपको? माइनस dp बाई रो माइनस जी कॉस थीटा इक्वल टू v dv। ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, रो को उधर ले गया और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया रो को कांस्टेंट मानते हुए। तो हमारे पास आया, यहां मैं कर रहा हूं, माइनस dp का इंटीग्रेशन, माइनस dp का इंटीग्रेशन, इधर g cos थीटा ds था, ये ds था, ये ds था, तो हमारे पास ds है, माइनस dp माइनस g cos थीटा ds इज इक्वल टू रो g cos थीटा ds इज इक्वल टू रो v dv का इंटीग्रेशन। अब लिमिट डालते dp की वैल्यू p1 से p2। रो g cos थीटा ds को देखते हैं, रो g cos थीटा ds को देखते हैं, रो जी cos थीटा ds। तो रो जी cos थीटा ds की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ds होगा इस दिशा में, और ये है एंगल थीटा, तो ds cos थीटा जो होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा। ये वाला एलिमेंट जो है वो हमारा dh कहला सकता है, ये वाला एलिमेंट हमारा dh कहला सकता है। तो उस केस में रो जी cos थीटा ds कैन बी रिटन dh। तो हमारे पास ये आया माइनस ब्रैकेट में p2 माइनस p1, और cos थीटा ds को dh लिखा, तो ये आया माइनस रो जी h2 माइनस h1, और यहां पर v1 से v2 तक का इंटीग्रेशन, तो इट कम्स आउट हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। इफ आई इंटीग्रेट, तो हमारे पास ये आ गया p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस
half rho v2 square plus rho g h2. So भाई साहब, I used fundamental Newton's law or kinematics and we finally got Bernoulli's theorem. तो ये लोग जो कह रहे थे कि काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ कैसे लगा दिया, तो उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ लगाने का मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि इफ दिस इज द नॉलेज ऑफ काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, then this is the knowledge of work per energy, this is the knowledge of center of mass, this is the knowledge of rotational dynamics, this is the knowledge of SHM, this is the knowledge of fluid mechanics, this is the knowledge of mechanics of solids, yeah, everything. मैं एक स्टेटमेंट देता आया हूं हमेशा से कि अगर तुम्हें न्यूटन्स लॉ आता है तो तुम्हें फिजिक्स आती है। तो न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स आने से पूरी फिजिक्स का हर सवाल सॉल्व किया जा सकता है। तो बर्नौली थ्योरम लगानी चाहिए और उसमें क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही बकवास बात है। अगर ये बात ये अनपढ़ स्पैमर्स बोले तो मुझे सही लगता है कि उनको कोई अकल नहीं है, भाई उसको माफ करना बनता है, उससे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो जो मुझे जानता है अच्छे से और मुझे पहचानता है अच्छे से, वो बोले तो दिस इज नॉट राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मेरा स्टेटमेंट पूरा खत्म नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन वाज कि 60.8 आंसर में क्या गलती दिख रही है आपको कि आपको लग रहा है कि 47.1 ही बेटर आंसर है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहां का प्रेशर आपने कहा P नॉट है और यहां से यहां जब आप चढ़े तो यहां का प्रेशर आपने कहा कि P नॉट माइनस रो जी रो ए एक्चुअली जी एच प्लस स्मॉल एच। बहुत ही बढ़िया। फिर आपने कहा कि यहां का प्रेशर P नॉट है, मैंने कहा ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आपने यहां से यहां बर्नौली इक्वेशन लगाई और आपका आंसर आया 60.8। आई होप यही किया है जितना मैं समझ पाया, कुछ और तो नहीं किया, यही किया, बहुत ही बढ़िया। यानी आपने बर्नौली इक्वेशन लगाई है, बढ़िया काम किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक बार और बर्नौली इक्वेशन लगाइए इस लेवल से, इस फर्नेस में इस लेवल से लेकर इस लेवल तक के बीच में। अगर मैं इस लेवल से इसको लेवल को 1 मान लेता हूं और इस लेवल को 2 मान लेता हूं तो डेफिनेटली 1 और 2 पे वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। आई होप इतना मुझे लगता है ये माना जा सकता है, वेलोसिटी सेम होगी। तो 1 से 2 में बर्नौली इक्वेशन लगाता हूं तो 1 पे भी प्रेशर आपने बोला P नॉट है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। 1 पे वेलोसिटी कुछ भी होगी, लेट्स से हाफ रो v1 स्क्वायर, और 1 की हाइट है 0 तो 0 मान लिया। 2 पर जब आप पहुंचे तो आपने कहा फिर से उसका प्रेशर P नॉट है, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आपने ही माना है। और वहां की वेलोसिटी रो v1 स्क्वायर है, आपने कहा क्योंकि सेम लेवल पे है, सेम क्रॉस सेक्शन है, तो उसकी वेलोसिटी रो v1 स्क्वायर है प्लस रो g कैपिटल H है। तो आपने ये इक्वेशन लगाई। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, P नॉट से P नॉट कट गया, हाफ रो v1 स्क्वायर से हाफ रो v स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आया H इज इक्वल टू 0। H इज इक्वल टू 0 आया। व्हाट डज इट मीन? या तो H 0 है, कैपिटल H 0 है, या तो कैपिटल H 0 है, या you cannot apply Bernoulli theorem from here to here. And if you cannot apply Bernoulli theorem here to here, it means the motion is not steady and laminar, it is a Brownian motion with random सब कुछ। तो यहां से यहां पे बर्नौली नहीं लगा सकते। तो मैंने जब ये सवाल पढ़ा मुझे लगा कि मैं यहां से बर्नौली नहीं लगा सकता, तो यहां से आगे मैं बर्नौली क्यों लगाऊं? तो लेट्स गो बैक टू द फंडामेंटल। मैं बच्चों से एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं कि जब भी आपके सामने एक सवाल आए और आपको लगे कि ये अनकन्वेंशनल है तो गो बैक टू द बेसिक्स एंड पूरा स्टार्टिंग सोचो कि क्यों हो रहा है ऐसा। एंड देन आई रियलाइज कि ये ऊपर क्यों जा रहा होगा। ऊपर इसलिए जा रहा होगा क्योंकि उसको हल्का है। मैंने कहा हल्का है तो ऊपर क्यों जाएगा? तो मैंने कहा डेफिनेटली ऊपर जो इसमें पहले से हवा भरी होगी, वो भारी है तो वो नीचे और ये ऊपर जाएगा। मतलब मैंने कहा ये हल्का ऊपर तो हो गया, पर फोर्स कौन सा है? तो ऑब्वियसली द फोर्स इज buoyancy force which is responsible. And finally, I don't know how, but if it is acquiring a steady state, then जो भी वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट पीछे प्रूफ में की थी, जब मैंने आपको अभी न्यूटन्स लॉ से बर्नौली थ्योरम का प्रूफ किया था, तो वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यही वेलोसिटी आनी चाहिए एफ्लक्स की जब वो बाहर आ रहा है। तो बर्नौली थ्योरम को मैंने लगाने के लिए क्यों नहीं सोचा, दिस इज द रीजन। और जो मैंने भी आपको प्रूफ किया है वो भी न्यूटन्स लॉ से आया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात,
गलती क्या है? गलती भी है, जेई के पेपर की एक छोटी सी गलती है। उन्होंने कहा कि यहां का प्रेशर भी रो ए पी ए टी ए है और यहां पे रो पी ए टी है। दोनों जगह का प्रेशर अगर पीए है तो इस केस में यहां पर बर्नौली तो नहीं लग सकती, यह बात क्लियर है। इसीलिए मैंने बर्नौली लगाने से अवॉइड किया। एक्चुअली वो कहना सिर्फ ये चाहते थे, बर्नौली से करने में बुराई नहीं है, पर वो कहना ये चाहते थे कि यहां ठंडी हवा है और यहां पर ठंडी हवा है और इस जगह पे गर्म हो रही है सडनली, बिकॉज रेट ऑफ हीटिंग इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो आई हैव टू एज्यूम कि इट इज बिकमिंग सडनली, क्योंकि अगर अगर आप सोचिए लगातार इसमें गैस आ रही है और उसके बाद वो गर्म हो जा रही है इस जगह में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हीटर है वो इनफाइनाइट हीट दे रहा है कि इट इज हीटिंग विदाउट एनी टाइम और वो आराम से गर्म हो जा रही है। दैट इज व्हाई आई एज्यूम कि यहां पर प्रेशर आ गया है और यहां से मैंने सिंपल न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स लगाया और उससे आंसर पाने की कोशिश की। तो प्लीज बी रीजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन एनी कमेंट। जो भी आप बोल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। और एक बात याद रखिए जो मैंने आपसे बोला कि अगर न्यूटन्स लॉ आता है तो पूरी मैकेनिक्स आती है, पूरी फिजिक्स आती है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं जैसे मजाक में ही, न्यूटन्स लॉ खत्म होते ही कि चलो भैया फिजिक्स खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ाई करते हैं। द रीजन इज दैट कि आई जस्ट वांट टू रियलाइज कि फंडामेंटल चीज तो वही है, वहीं से पूरी मैकेनिक्स का जन्म हुआ है, पूरी मैकेनिक्स की हर एक बात का जन्म वहीं से हुआ है। कोई नया थ्योरी थोड़ी आ गया न्यूटन लॉ के बाद, कोई नया लॉ थोड़ी आ गया है। तो न्यूटन्स लॉ क्यों लगाया, काइनेमेटिक्स क्यों लगाई? इट इज अ शेम इफ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। Please try to be accurate when you make some statement. Thank you very much.